यहाँ तक है कि एक चलिए बहरहाल इससे पहले कि मैं कोई और मज़ीद बात करूँ, फ़ज़ील अहमद साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ तक भी कहा जाएगा कि अगर देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। तमाम जितने भी ममालिक हैं, उनके अपने जो भी वजूहात हैं, क्यों पीछे हैं, कौन आगे है, कौन पीछे उससे नहीं मतलब है। लेकिन ये बड़ी चीज़ आज आपको एक मैं गोशगुज़ार करता चलूँ कि यूके के मैनचेस्टर में लोगों ने स्पेशली हंगर स्ट्राइक कर दी है, सिर्फ़ इसलिए कि गाज़ा को आज़ाद कराया जा सके, फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराया जा सके। बाकी बातें मैं आपसे और बातें बाद में करूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ज़ील अहमद साहब, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ कि हमसे अटैच हो चुके हैं। शुक्रिया बहुत-बहुत आपने कीमती वक़्त दिया। फ़ज़ील साहब ये जो मौका चल रहा है मैनचेस्टर का जो अभी आया सामने, उसको देखते हुए कि मैनचेस्टर जैसे शहर में गाज़ा जैसी जगह के लिए हंगर स्ट्राइक की तैयारी। क्या ये इस बात का इशारा है कि अब अवाम हुकूमतों से आगे निकल चुकी है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आवाम की ये बेबसी है कि हुक्मरानों के सामने नहीं चल पा रही किसी की। इसलिए कि जी। सरकारें अब लोकतंत्र मैं बार-बार जब कहता हूँ ना कि दुनिया में लोकतंत्र अपने सबसे खराब दौर से गुज़र रहा है। जी। जहाँ अमेरिका जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, आज खुद ही अपने लोकतंत्र में घिरता चला जा रहा है। लोगों को अमेरिका को आवाम को ये लग रहा है कि फ़िलिस्तीन के चलते एक बड़ी मुसीबत अमेरिका पे आने वाली है। पूरी दुनिया इनसे खिलाफ हो चुकी है और अमेरिका को लोग गलत निगाह से देख रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ही है जो पूरी दुनिया के आतंकवाद को बढ़ावा देना, फिर उनके खिलाफ साजिशें करना, फिर एक-दूसरे को लड़ाना और फिर हथियारों की तिजारत करना। इससे आम अमरीकी नागरिक बेतहाशा परेशान हो रहा है, महँगाई की बहुत दर बढ़ गई है वहाँ पे, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तमाम समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अब तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ये मानने लगे हैं कि यूरोप के देश अब कमज़ोर होते जा रहे हैं। इन्होंने अभी 2 दिन पहले भी कहा ये बात और जब प्रेसिडेंट ट्रम्प फ़िलिस्तीन को लेकर के इज़राइल के पक्ष में खड़े होने से पूरी दुनिया में अमेरिका को अपनी ज़लालत झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से उन्होंने चाहे टैरिफ की बात ले लीजिए या हथियारों की तिजारत की बात ले लीजिए, यूक्रेन की जंग को ले लीजिए, यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोप कंट्रियों को बेरोज़गार कर देगी। इतना गरीबी कर देगी कि उनकी आर्थिक हालात खराब होते चले जा रहे हैं। और आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ये मान रहे हैं कि यूरोप के देशों की स्थितियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। अब जो काम इन्होंने अल-शुरा के साथ किया था सीरिया के अंदर, जिस उम्मीद से ये हुँ। सीरिया में अल-शुरा को एंट्री कराए थे, आज इनके ऊपर उल्टा दाँव पड़ता चला जा रहा है। आज वहाँ 2 अमेरिकी नागरिक मर गए। ज़बरदस्त आईएसआईएस का हमला हुआ और हुँ, हुँ, इ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14 यहूदी मार दिए गए। हालाँकि वो बेगुनाह थे, लेकिन आखिर किसकी वजह से ये हमला हो रहा है? नेतन्याहू की तो फैमिली हुँ। सुरक्षा में है। आम यहूदी दुनिया भर में असुरक्षित हो रहे हैं। तो गुस्सा का इज़हार कहीं न कहीं तो होता है ना। अब जो लोग ये ज़ाहिर सी 14 बात। पे चौ 14 ऑस्ट्रेलिया नागरिक जो यहूदी मारे गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें बचाने वाला भी एक मुसलमान था। और जो लोग ये बात हुँ, कह रहे हैं कि बेगुनाह मारे गए हैं, तो वो गज़ा के लोगों पे भी उनको आँसू बहाना चाहिए था। गज़ा में भी तो 35,000 34,000 लोग बेगुनाह मारे गए, 64,000 आंकड़ा पार हो चुका है। 64,000। तो वहाँ पे औरतें, बच्चे, बूढ़े मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए। तो जब बड़ों की लड़ाई होती है, राष्ट्राध्यक्षों की लड़ाई में बेगुनाह ही मारे जाते हैं। यूक्रेन की जंग में कौन मारा गया? बेगुनाह ही मारे जा रहे हैं। रूस यूक्रेन हुँ, की तरफ से रूस के अंदर भी लोग मरे हैं, ऐसा नहीं है। तो कौन लोग मरे? बेगुनाह ही मरते हैं। जब जंग होती है या जब एक बड़ा अपनी ईगो और अहंकार में रावण की तरह जी रहा होता है कोई लीडर, तो वो हुँ। बेगुनाहों की हत्या का रास्ता खोलता है। ये बात अमेरिका के लोग समझ रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के चक्कर में, इज़राइल के चक्कर में अगली मुसीबत अमेरिका पे आने वाली है। और उस मुसीबत से अमेरिकी को जूझना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका जो है एक बड़ा कंट्री है और समझदार, पढ़ा-लिखा है,
विश्व में सुपर पावर अपने को बोलता है। तो इसलिए उसको ये लग रहा है कि अगर हम लोग इस पर ये फिर बहुत दिन तक इजराइल का मसला चला तो अभी हमले हो सकता है ईरान। और हम लोग जब बार-बार कहते हैं कि अमेरिका से लड़ना है तो यूक्रेन में क्यों लड़ना? सीधे कैलिफोर्निया में जाके लड़ लीजिए। तो ये डर तो अमेरिकियों को भी है कि जिस तरह से तेल अवीव में ईरान ने 12 दिन में मिसाइलों की बौछार कर दी, कल हो सकता है कि रूस जो है कैलिफोर्निया पे भी बौछार कर दे। हाँ। ये भी तो डर है ना अमेरिकियों को। तो वहां भी कौन मारा जाएगा? आखिर ईरान ने जो मारा तो वो भी आम नागरिक मरे उसमें, और जो इजराइल जी। ने मिसाइलें डाली ईरान पर वहां भी आम आदमी मरे होंगे। तो ये जो हमला हो रहा है, ये कल को अमेरिका के कैलिफोर्निया पर अगर हमला शुरू हो जाए तो वहां भी तो आम नागरिक मारे जाएंगे। तो वो लोग इस बात से सतर्क हो रहे हैं और इसलिए जो है ये प्रेशर बना रहे हैं अपनी ही सरकार पर कि भाई आप दुनिया में अब लड़ाना बंद करो, झगड़े फैलाना बंद करो, फितना बढ़ाना बंद करो और अपने देश पर ध्यान दो, अमेरिका पे ध्यान दो। तुम पूरी दुनिया के चक्कर में अमेरिका को बर्बाद किए जा रहे हो। पैसा है, दिन रात हस्बैंड वाइफ मिल के काम करके भी अपने घर के परिवार का रोजी रोटी नहीं पूरा कर पा रहे। तो अमेरिका की जनता इस बात से अपनी सरकार पर दबाव बना रही है कि आप फिलिस्तीन को आजाद कर दीजिए, मसला खत्म कीजिए। इसलिए जो है ये अमेरिका के नागरिक कर रहे हैं। जी। बहरहाल आपने अभी आंकड़े की बात करी, 64,000 से पार चला गया। अभी एक आज का 15 दिसंबर 2025 का एक आंकड़ा फिलिस्तीन की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है फिलिस्तीन की, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि 1,71,143 बच्चे वो जख्मी हैं। ये सिर्फ मतलब कहा जाए सिर्फ आंकड़े की बात की जाए या ये कहा जाए कि पूरी की पूरी एक नस्ल जो है वो अपाहिज करने की कोशिश हो रही है। देखिए, जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी पर बम मारा अमेरिका ने और उसके बाद जापान ने अपनी पूरी सैन्य व्यवस्था अमेरिका के हवाले कर दी। अब उनको लगता है कि हो सकता है फिलिस्तीन भी ऐसे ही कर दे, हो सकता है कि और सब लोग भी यही कर दे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि फिलिस्तीन के लोग मरना पसंद करेंगे पर झुकना पसंद नहीं करेंगे। ये कई बार ये बातें हो चुकी हैं। जो अमेरिका को ये अपने इतिहास से ऐसा सबक मिला है, उसको लगता है कि हम जापान में बम मार के जापान की सैन्य सुरक्षा अपने हाथ में ले लेंगे। ये जापान तक ही हो सकता है। अब उनकी क्या परिस्थिति रही हो, ये उस समय के वक्त के लोग जानते होंगे। लेकिन अब ये नहीं होने वाला है। अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि हमास हथियार डाल दे, अभी सारी चाल फितरत देखिए, इन्होंने सीरिया को डिस्टर्ब किया। सीरिया के हवाले से अल-शुरा को तैयार किया कि तुम ईरान के खिलाफ जंग करो और उनको ये उम्मीद थी कि अल-शुरा को बशर अल-असद रोकेंगे तो एक बड़ी जंग होगी सीरिया बॉर्डर पे। लेकिन वो जो भी जिसकी भी चालाकी रही हो या जिसका भी समझदारी रही हो, बशर अल-असद को वहां से हटा दिया और बड़े आराम से अल-शुरा को अंदर ले आकर के उसको बैठाल दिया। अब देखिए वहां पे अमेरिकी ट्रुप्स पे हमला हो गया और 2 अमेरिकी नागरिक आर्मी वाले मारे गए और अब अमेरिका बौखलाया हुआ है। अब उसको सीरिया के अल-शुरा से उल्टा दाव पड़ गया है। अब आईएसआईएस का नाम आ रहा है उसमें। आईएसआईएस जो है अमेरिका का ही पाला हुआ है। अब उसके लिए वो मुसीबत बन रहा है। अब दूसरा यहाँ जो यूएई के लड़ाके इन लोगों की मदद से, अरब की मदद से हूती के खिलाफ सना तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसका भी अंजाम 2-3 दिन में देख लीजिएगा क्या होता है। ब्लैक वाटर आर्मी जब नहीं खड़ी हो पाई, तो ये लोग क्या खड़े होंगे? ये सारा काम सिर्फ फिलिस्तीन राष्ट्र बनने से किसी तरह से फिलहाल रोक दिया जाए। ये वक्त काटने की बात है, ये अटकाने और भटकाने की बात है, टाइम किल कर रहे हैं ये लोग। ये लोग इन्हीं सब चीजों में उलझा करके किसी तरह से वक्त निकाल करके ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए मामला टल जाए, हमारी सेना को कुछ आराम मिल जाए, आईडीएफ को, और फिर हम पूरी तरह तैयारी करके नए सैनिक वैनिक भर्ती करके तैयारी करके फिर फिलिस्तीन पर हमला करेंगे। ये इजराइल सोचता है और अमेरिका भी यही सोचता है। लेकिन ये बात तो खामेनेई साहब बहुत सीनियर लीडर है, तजर्बा है उनको। वो तो तैयार बैठे हैं। वो तो तैयार बैठे हैं कि भाई एक युद्ध और होना है अभी। उनकी पूरी तैयारी चल रही है और उनकी जितनी तैयारी हो रही है, उतना ही दहशत इजराइल के आईडीएफ में और अमेरिका में बैठी हुई है। उनके चीफ आर्मी ने आज भी कह दिया कि अंजाम बहुत बुरा होगा।
अगर अब ईरान से लगने की कोशिश किए तो ये सब बातें जो है, ईरान की तरफ से सारा खौफ ईरान की वजह से है इजराइल को, और वो किसी तरह से भटकाने और टाइम को खराब करने, किसी तरह वक्त को पा जाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ताकि और यूएन में जाके कहने को हो जाए, कोई एक गलती कर दे हमास के लोग या फिलिस्तीन के लोग कोई एक गलती कर दे, उसको लेकर के हम जा करके यूएन के अंदर फिर अपना प्रस्ताव रख करके उसको वीटो करा सके। यही सब इनका चल रहा है, अमेरिका का और इजराइल का। अब दुनिया के अंदर जो लोग बहुत आगे बढ़ करके फिलिस्तीन के लिए पैसा दे रहे थे, अस्पताल बनवा रहे थे, स्कूल बनवा रहे थे, अब सब गायब हो गए। अब कोई बोल नहीं रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जब अमेरिका ने कहा कि हमने गजा पर जो है हम फोकस कर रहे हैं, तो अमेरिका को खुश करने के लिए लोगों ने बड़े-बड़े प्रस्ताव रख दिए। अरब ने कहा, इजिप्ट, जॉर्डन, सबने कहा कि हम इतना पैसा देंगे, हम इतना पैसा देंगे। लेकिन अब जब बात आ गई है कि यूएन ने प्रस्ताव पास कर दिया, अब बात आ गई फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाने के लिए, तो अब वो पैसा देने वाले लोग गायब हो गए। अब किसी का बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अब अगर फिलिस्तीन बना तो उसकी कमांड एंड कंट्रोल हमास के हाथ में होगी, और हमास ही वहां की गवर्नमेंट होगी। जिस तरह से तालिबानी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चला रहे हैं, वैसे ही हमास वहां की गवर्नमेंट चलाएगा। तो ये बात सबको पता है, इसलिए हमास से लोगों को दिक्कत है कि इस क्षेत्र रीजन में, मिडिल ईस्ट में, हमास एक ऐसी ताकत बन के आया जिसने अमेरिका को चुनौती दिया, जिसने इजराइल को चुनौती दिया। तो ये लोगों को डर लग रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर सकता है, क्या वो अरब के लिए खतरा नहीं बन सकता है? जॉर्डन के लिए, मिस्र के, इजिप्ट के लिए खतरा नहीं बन सकता है? ये डर इन लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इजराइल तो ग्रेटर इजराइल नहीं बना पाया, फिलिस्तीन भले ही ग्रेटर फिलिस्तीन बना ले। ये डर लग रहा है अरब और फिलिस्तीन के आसपास जितने भी देश हैं, इनके बादशाहों को ये डर लग रहा है कि अगर हमास को हम लोगों ने छोड़ दिया तो कल ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर हावी हो जाए और ग्रेटर इजराइल बना तो नहीं बना, लेकिन ग्रेटर फिलिस्तीन बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया से सपोर्ट भी तो मिलेगा, क्योंकि इन लोगों से तो सभी लोग नाराज हैं कि बेगुनाह 64,000, 65,000 या 1 लाख बच्चे मारे गए, औरतें मारे गई, भूख से लोग तड़प रहे, तो एक खाना तो पहुंचा सकते हो तुम लोग। चाइना ने आकर के हवाई जहाज के माध्यम से खाना ड्रॉप कराया, लेकिन इन लोगों ने तो नहीं किया कुछ। तो ये दुनिया में नाराजगी तो है ही इस बात से इन लोग को। जी नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने तो खाना वगैरह पहुंचाने की कोशिश करी, पहुंचा भी दिया। अरब से अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऊपर से ये कि गाजा में बारिश और तूफान, और दूसरी तरफ जो न कोई छत है, ना मतलब कंबल, न दवाइयां, ना खाना, ऐसी कंडीशन में हालात जो बच्चों के लिए वो सबसे ज्यादा नाजुक होते जा रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों को कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, ये एक तरह का ये कहा जाए कि ये खामोश कत्लेआम कहा जाए इनकी तरफ से बच्चों का? देखिए, ये केमिकल बारिश कराई जा रही है, आर्टिफिशियल बारिश है। इसके पीछे भी साजिश है कि जब ये बम से नहीं भागे, जब बंदूकों से नहीं भागे, तो इनके आसमानी बारिश ऐसी हो कि ये लोग भाग जाए। और उस दौरान आपको याद होगा, जब आज से 1-2 हफ्ता पहले बारिश हो रही थी, उस वक्त 200 कुछ लोगों को अफ्रीका लेके चले गए। उनका हाँ, साउथ पेपर्स अफ्रीका ले पूरा ना गए। होने की वजह से उनको वापस कर दिया गया। तो इनकी आखिर, इनको तो अगर ये हमदर्द हैं, तो फिलिस्तीन के वो लोग जो नीचे रह रहे हैं उनको ऊपर ले जाएं, वाटरप्रूफ टेंट दें उनको, उनके खाने का इंतजाम करें, ना कि उनको अफ्रीका लेके पहुंचा दें। यही यही इनकी सत्यनिष्ठा में इनकी डाउटफुल हो जाता है कि ये किसी तरह चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं और हम गजा को अपना कब्जा कर लें। और रास्ता जो है, इनको सिर्फ अफ्रीका दिखता है। ये सिर्फ अफ्रीका की तरफ, चूंकि वो गरीब कंट्री है, वहां ले आकर के इनके जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में गजा वालों को छोड़ देंगे। ये बार बार इनकी कोशिश यही रहती है। लेकिन अब गजा और वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन अकेला नहीं है, दुनिया में उसके साथ भी खड़े होने वाले लोग हैं। इसलिए डर रहे हैं कि चाइना खड़ा है, रूस खड़ा है, ईरान खड़ा है, हुती है, हिजबुल्लाह है, ये लोग भी कम नहीं है, अपने आप में ताकतवर हैं। अगर ये यहाँ मार रहे हैं, देखिए, जब तक कि फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा, तब तक यूक्रेन रूस का भी मसला हल नहीं होगा, ये तो जान लीजिए आप।
जिस दिन फिलिस्तीन का मसला हल होगा तभी यूक्रेन और रूस का मसला हल होगा। बिना फिलिस्तीन को हल किए अगर ये चाहते हैं कि हम यूक्रेन की जंग बंद करा दें, वो नहीं बंद होगी, ये जान लीजिए आप। अमेरिका और अभी कई अभी देखिए सीरिया पे हमला हुआ अमेरिका पर, अमेरिकन सेना पर हमला हुआ, धीरे-धीरे ये हमले अभी और बढ़ सकते हैं। ये तो डर है ना इनको, आखिर जाहिर सी बात। क्यों इनके ऊपर लोग हमला कर रहे हैं? ये हमले तो और बढ़ सकते हैं ना अभी। और अब करेंगे क्या अमेरिका? अमेरिका ने कुछ छोड़ा थोड़ी है, अपनी पूरी ताकत दिखा करके जितना हो सकता था उतना जुल्म किया है, लेकिन अब उनके बस में है नहीं कुछ, इसलिए वो खामोश है, नहीं चल पा रहा। नहीं तो 2 आदमी के मरने तक तो वो अब तक हमला बोल दिए होते, हवाई बम्बार्डमेंट शुरू हो जाता। लेकिन अब चूंकि कहानी उल्टी पड़ चुकी है, अब इस खित्ते में चाइना और रूस भी इंटर कर चुका है, और बशर अल असद अगर अमेरिका जाते हैं तो वो ओआईसी की बैठकों में भी जाते हैं, वो मुस्लिम देशों में भी जाते हैं, वो और सारे ओआईसी की बैठकों को भी शामिल होते हैं। बशर अल असद से अगर अमेरिका जो चाहता है वो नहीं करा पाएगा। ये बशर अल असद ने दिखा दिए पिछले 6 महीने में कि जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। मिल के बात कर रहे हैं, अगर वो व्हाइट हाउस जाते हैं तो ओआईसी की बैठक में भी जाते हैं, दोनों तरफ अपना हाथ रखे हैं। और अब क्या कर लेंगे जब आईएसआईएस का हमला हो रहा है अमेरिकी सेना पर, तो ये तो अमेरिका का ही पाला हुआ संगठन है ना, अब झेलें उसको। और अभी कहाँ-कहाँ हमला होगा ये तो अभी वक्त बताएगा। जी। बेशक। नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल रिपोर्ट सही है कि आईएसआईएस की जो पैदावार है वो अमेरिका से ही हुई है, और इज़राइल की भी जो मतलब अगर देखा जाए तो पैदावार वहाँ से है। अब हालात ये बनते चले जा रहे हैं, गाज़ा जैसी जगह में थोड़ी-सी इधर बीच में जो राहत मिली थी फ़ज़ील साहब, उसमें तरमीम हुई है, चेंजेज़ आए हैं। और चेंजेस ये आए हैं कि इज़राइल की जो ऑक्यूपेशन फ़ोर्स है, उसने फ़िलिस्तीनी वर्कर्स का एक ग्रुप जो है बनाया और लेकर के डिटेंशन सेंटर उसको बतहनीना उसकी जगह का नाम है, उस जगह ले जाके मिसट्रीट किया जा रहा है। सवाल ये उठता है तो क्या मतलब जो ऐसे हालात बनते चले जा रहे हैं तो क्या इंटरनेशनल लॉ जो है, वो क्या उसकी खुली तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, या तो ये कहा जाए कि भाई किसी भी हालत में नहीं मानने को राज़ी हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए डिटेंशन सेंटर का एक रूल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अगर कोई वारंट आता है, तो ही आप उसे जी। डिटेंशन सेंटर में डाल सकते हैं। अब हुँ, डिटेंशन सेंटर एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, वो किसी गवर्नमेंट के वही अंदर की बात। चीज़ नहीं। लेकिन हुँ, चूँकि समरथ के नहीं दोष गोसाईं, हमारे यहाँ बस, तुलसीदास जी बस। बोले हैं इंडिया में कि समरथ के नहीं दोष गोसाईं। जो पावरफुल है वो कुछ भी करता रहता है। बाद में आप नियम उसको समझाइए तो क्या समझाइएगा? उसको हुँ, उसको नियम जब उसको खुद ही पता नहीं है कि नियम क्या होता है। तो हमारे यहाँ हम लोग को गाँव में एक कहावत लोग कहते हैं कि एक सियार जो है, एक कागज़ पा गया। समझ रहे हैं हुँ, आप? एक सियार एक कागज़ पा गया, तो सियारिन से बोला कि देखो, देखो मैं जंगल का राजा हो गया, ये है उसका प्रमाण हुँ, पत्र। तो हुँ, सियारन ने कहा चलो तब जंगल घूमते हैं, अब तो राजा हो गए और हम रानी हो हुँ, गए। तो जंगल में हुँ, घूमते-घूमते वो लोग शेर की गुफा के सामने पहुँच गए। हुँ, और जब शेर ने देखा कि अरे सियार यहाँ तक चला आया चलते हुए, तो अंदर से जब दहाड़ा है, तो सियार कह हुँ, रहा है भागो, भागो शेर ने देख लिया हमको। तो कह रहा अरे उसको कागज़ दिखा, कागज़ क्या वो राजा हम हैं। तो कह रहा है कि भागो यहाँ से नहीं तो खा जाएगा, वो पढ़ा-लिखा नहीं है, वो नहीं पढ़ पाएगा कि ये राजा वाला सर्टिफ़िकेट है। यहाँ कागज़ दिखाने से काम नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से कानून का ये लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका क्या हुँ, है? ह्यूमन राइट्स का सही मालिक बात। वो, विश्व बैंक का मालिक हुँ, वो, सारी दुनिया हुँ, के सारे वेलफेयर सोसाइटी जितनी भी यहाँ हैं, सबको अमेरिका चलाता है। लेकिन जब अमेरिका का ज़ुल्म होता है, तब कोई कोई भी कानून काम नहीं करता है। आप देखिए अफ़गानिस्तान के अंदर क्लस्टर बम से मारा, इतना हुँ, मारा कि 25% आबादी कम हो गई अफ़गानिस्तान की। क्या बेशक ह्यूमन राइट्स वहाँ लागू नहीं होता है? होता है। 64-65 हज़ार बच्चों को मार दिया गाज़ा के अंदर, क्या ह्यूमन राइट्स वहाँ लागू नहीं होता है? लेकिन हुँ, अगर 2 अमेरिकी फौजी मर जाते हैं या अमेरिकी नागरिक मर जाते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की बात होने लगती है। हुँ, तो अगर ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लिए कीजिए ना। आप तो सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हैं। तो ये सारा जो पैंतरेबाज़ी है ना अमेरिका की अब चलेगी नहीं।
अब दुनिया बहुत समझदार हो चुकी है और अब सबके पास हथियार है, कोई खाली नहीं बैठा है। सबने टेक्नोलॉजी जो है अब पूरी दुनिया जान गया है, जो चाहे वो बना सकता है, कोई अमेरिका के कहने से नहीं है। जी। ये जो चीजें हो रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही हैं और तमाम वो मतलब इस तरह से हमले किए जा रहे हैं, यूं कहा जाए। सीज फायर तो एक बहुत दूर की बात हो गई, इंसानी रहम भी बहुत दूर की बात हो गई, कागजी कार्रवाइयां हैं सिर्फ, अगर देखा जाए और किया जाए तो। लेकिन वहीं अब दूसरी चीज एक नजर आई कि जो अलक्सा मस्जिद है उसके बाहर के सहन में इनका एक प्रोग्राम हिब्रू में कहा जाता है उसको, कुछ लफ्ज कहते हैं उसका, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और सारे जितने भी ऑक्यूपेशन फोर्स है उसके अंडर में सारे सेटलर्स वहां पे नाचते और गाते दिखाई दिए। जबकि पास ही मलबे में दबी हुई लाशें भी दिख रही हैं और सब दबी हैं। तो फजल साहब, क्या ये सिर्फ बेहिसी है या ताकत के नशे की बात कही जाए, या ये कहा जाए कि जहनी तौर से बिल्कुल माऊफ हो चुके हैं ये सब काम करने के लिए? देखिए वीडियो जो है ना, ये सब पायरेटेड भी होते हैं, पुराने वीडियो को लगा करके वेस्टर्न मीडिया का सब खेल है। और अहंकार तो इन लोग को था ही और अभी भी है। हम्म, रस्सी जल हम्म, जाती है पर ऐठन थोड़ी जाती है। वेस्ट हम्म, बैंक के अंदर जिस तरह से ये लोग जुल्म कर रहे हैं अभी हम्म, उनको थोड़ा हमास का कंट्रोल हो गया है। नहीं तो इनको तो ये गुमान था कि हमको हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो ईरान ने 12 दिन की जंग में दिखा दिया। नहीं तो हम्म, अहंकार तो इनको है ही है और ये कहाँ मानने वाले हैं। पूरी दुनिया को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं और जुल्म करते हैं। चाहे जो जैसे भी करे, ये लोग बैंकिंग सेक्टर पर कब्जा करके रखे हैं। मतलब हम्म, पूरी दुनिया पर ये लोगों ने कब्जा करके रखा है और सबको गुमराह करके रखा है, डरवा करके रखा है। अब धीरे-धीरे सुबह होती है तो शाम भी होती है। किसी का भी अहंकार बहुत जी, दिन चलता नहीं। अब इनका जी। वही हाल हो गया। जी। अभी आपने अभी ईरान की बात करी, तो एक बात करते चलें कि ईरान में अभी 900 बच्चे जो रिटायर्ड आर्मी फोर्सेस के लोग थे, उनके 900 बच्चों की शादी मतलब इज्तिमाई तौर से की गई और उसमें तमाम लोग शामिल रहे। तो ईरान का जो ये रुख है, ये सोशल मैसेज है, एक मोरल बूस्ट करने के तौर पे इसको देखेंगे आप, या फिर ये कहना चाहेंगे कि ईरान का जो एक नया ये पहलू निकल के आया है, तो इससे आर्मी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्या लगता है आपको? दिया है और ईरान पूरी तरह से दुनिया को ये दिखाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो इस्लामिक तौर तरीके से करते हैं। हम्म, एक्सेप्ट नहीं किया कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। और बार-बार यही कहते हैं कि हमारी कुरान, हमारा इस्लाम हमको ये इजाज़त नहीं देता है कि हम इस तरह के खतरनाक हथियार बनाएँ जो इंसानी ज़िंदगी पर हम्म, सीधे अटैक हम्म, करता है। परमाणु बम जब गिरता है ना तो बिल्डिंगें गिरती हैं, ना कोई ज़मीन हिलती है, वो हवा के हम्म, ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। इंसान और जानवर दोनों मर जाते हैं, बिल्डिंगें खड़ी रहती हम्म, हैं, झोपड़ी तक नहीं गिरती उससे। परमाणु बम का काम क्या है कि जब वो गिरता है तो वहाँ की ऑक्सीजन को खत्म कर देता है बिल्कुल। लोग तड़प के मर जाते हैं। यही है हम्म, परमाणु बम। तो ये तो बहुत खतरनाक है ना, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। तो लेकिन इस तरह से जब परेशान किया जाएगा किसी को, तो ईरान तो आज भी कहता है कि भाई हम परमाणु बम अपनी बिजली को बनाने के लिए चाहे और काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम बम नहीं बना रहे हैं। इसी हम्म, तरह से अमेरिका और ये लोग जो है परमाणु बम का डर दिखा कर के पूरी दुनिया को डरवाते हैं। अब दुनिया में हम्म, सबके पास परमाणु बम हो गया है, कौन किसको डरवा सकता है? और जिसके पास नहीं है वो भी अंदर से बना के रखा हुआ है। और अगर नहीं भी रखा है तो एक-दूसरे के दोस्त हैं, एक-दूसरे को दे भी देंगे, ज़रूरत पड़ी तो। ऐसा ऐसा थोड़ा ही है कि परमाणु बम उन्हीं के पास है, अब सबके पास है। जिसके पास नहीं हम्म। है, वो खरीद भी सकता है एंड टाइम पर। तो अब पाकिस्तान बेचने के लिए तैयार ही रहता है अपना। तो ये सब तो अब यही अमेरिका को दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब हम डरवाएँ किस चीज़ से? जिससे डरवाते थे वो तो आया हो गया, वो तो बेपर्दा हो गया। भई परमाणु बम से तो सबको डरवाते थे, सही तो सही परमाणु सही बम बात तो अब है। बेपर्दा हो गया। अब तो उसमें कुछ राज़ बचा ही नहीं। अब सब बना हम्म, सकते हैं और जो नहीं बना सकते हैं वो ले लेंगे किसी से खरीद लेंगे। भाई हाँ, वक़्त पड़ने जिससे पे ले सकते हैं।
जैसे तो अरब कंट्री ईरान ने जो कह दिया। है ईरान जितना सादगी जिंदगी को इस्लाम ने आगे बढ़ाया है, ईरान उसी पे कहता है, और जिंदगी को आसान है। यदि आप सादगी पे रहेंगे ना तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान रहेगी, आप मुश्किल जिंदगी में नहीं फंसेंगे। थोड़ा खाना, ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा दिखावा नहीं करना, ज्यादा लग्जरी की तरफ नहीं जाना, ये सब तो इस्लाम सिखाता है ना। और अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान बन जाएगी, मुश्किल नहीं होगी। पूरी जिंदगी लोग बात सही। अपना आधा पेट खाना काट के रखते हैं बेटी की शादी के लिए, हम्म, बचत करते हैं कि हम आपको अपने हम्म, बच्चों की शादी करनी है। और एक दिन में वो सारी दौलत चली जाती है, एक दिन खत्म में। हो जाती है। पूरे जिंदगी की कमाई एक दिन में आपने उड़ा दिया और कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। तो क्या हुआ, आपने पूरी जिंदगी आप परेशान, और आपकी जो औलादें जिनकी शादी किया आपने आगे वो परेशान। वही पैसा अगर उनकी जिंदगी में काम आएगा तो वो ज्यादा बेहतर है ना। तो हम्म, सादगी से दुनिया को एक मैसेज दिया। देखिए ईरान ने शिया सुन्नी का जो क्लेश अमेरिका ने बना के रखा था वो खत्म कर दिया। हम्म, अब वो शिया सुन्नी का नहीं है। अब ईरान ने ये एक मैसेज दे करके पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि इस्लाम के सादगी पर अपनी जिंदगी जियो, ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा पैसे की बर्बादी मत करो। पैसे ही के बल पर तो इजराइल और अमेरिका दुनिया को डरवा रहा है, तो आप लोग भी बचा के रखो। हम्म। जी। चलिए एक क्लोजिंग पॉइंट पे एक सवाल ये कर लेते हैं कि एक तरफ गाजा के बच्चों की भूख, सर्दी और बमबारी में दम तोड़ रहे हैं बच्चे, दूसरी तरफ दुनिया में अलग अलग हिस्सों में इंसानियत अब भी जिंदा है। आपके मुताबिक अगला कदम किसे उठाना चाहिए, अवाम को या आलमी इदारों को? नहीं नहीं, आवाम क्या करेगी? आवाम के पास तो कोई पावर नहीं होता, आलमी इदारा ही तो कुछ कर सकता है। जब तक हम्म, अब खैमानी साहब ने जो एक्शन लिया, आवाम तो नहीं ले सकती ना। 12 दिन की जंग का जो प्रदर्शन किया वो खामनेई साहब का दिमाग था ना, वो उनकी तैयारी थी। अब